Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So today, Alhamdulillah, I am going to teach you the new chapter, also the second last chapter of our biology book, and that is chapter number 13, gaseous exchange. So today, I am going to teach you its first topic. Also, I will give you the introduction of this chapter so that आपके माइंड में एक स्केच डेवलप हो जाए कि इस पूरे चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. ठीक है, चलो जी, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से अंदाजा है कि हमने इस पूरे चैप्टर में गैसेज एक्सचेंज के मैकेनिज्म को डिस्कस करना है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसेज कैसे एक्सचेंज होती है, कौन कौन सा मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस में. ठीक है, अच्छा, नीचे पिक्चर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने प्लांट्स में डिस्कस करना है कि गैसेज एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज डिस्कस करेंगे, हम लोग बर्ड्स में गैसेज एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे. एनिमल्स में हम स्पेसिफिकली लोअर एनिमल से फिर आगे मूव ऑन होते होते हम लोग हायर एनिमल्स मतलब कि ह्यूमंस में गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस डिस्कस करेंगे. हम लोग ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, और इस पूरे चैप्टर के लास्ट में हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे. समझ आ गई, मतलब कि ये पूरा चैप्टर जो है वो गैसेज एक्सचेंज रिलेटेड है. ठीक है, हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैसेज एक्सचेंज के मैकेनिज्म को डिस्कस करना है. आइडिया हो गया. अच्छा, अब ना मैं इस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसा है कि इस पूरे चैप्टर से कोई लॉन्ग ऐसा नहीं पूछा जाता, मतलब कि जो चैप्टर है ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पूरे चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं. और इस चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको खुशखबरी दे दूं. वो खुशखबरी ये होगी कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा आसान चैप्टर है, इजी है. अभी हम जो है ना वो 12 चैप्टर पढ़ के आए, थोड़ा लेंथी था, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये उसकी निस्बत आसान चैप्टर है. ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, तो इतने को खास आप कह सकते हैं मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, तो आसान है. जो बच्चे घबराते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं ना जिनको बहुत मुश्किल आ गई बायोलॉजी बुक, तो वो चैप्टर नंबर 13 जो है वो मस्त पढ़े, क्योंकि इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, तो आपकी जो है वो तैयारी अच्छी हो सकती है. ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. पहला टॉपिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको चैप्टर का तो दे दिया. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पहले चैप्टर की टॉपिक की तरफ, जो कि है नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज. क्यों जरूरत पेश आती है भाई गैसेज एक्सचेंज की. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. ऐसा है कि अब आप देख सकते हैं कि क्या पूरे की पूरी स्लाइड की थीम ही चेंज होगी. मैम ने ग्रीन कर दी, ठीक है, ग्रीन एंड व्हाइट कर दी. ऐसा है कि मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके बच्चों के लिए जो है ना वो मैं कलरफुल नोट्स लेके आऊँ, वो चेंज करूँ, वो बोर ना हो जाए कि किसी की स्लाइड देखे. ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पिक्चर्स ऐड करूँ, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कलर थीम चेंज करूँ. ठीक है, तो मैं हर न्यू चैप्टर की स्लाइड चेंज करती हूँ, मैं कलर थीम चेंज करती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट ले अगली स्लाइड कैसे होगी, अगला चैप्टर कैसा होगा, अगली मैम चैप्टर की नोट्स कैसे बनाएंगी, कैसे स्लाइड्स होंगी. ठीक है, सो मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड कलरफुल नोट्स लेके आऊं. चलें जी, बातें बहुत होगी. ठीक है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में बातें ही होती हैं, जरूरी बातें होंगी. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो मूव ऑन करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, और वहां से जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ना उनको एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम टॉपिक तो था कि नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज की, भाई जरूरत क्यों होती है गैसेज एक्सचेंज करवाने की. आप नीचे कह रही हैं कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. तो ऐसा है कि सेल जो है ना वो ऑक्सीजन को लेता है और अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, और एनर्जी आपको पता है कि कोई भी लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई तब होगा जब वो ऑक्सीजन की अपटेक करेंगे, या इनडायरेक्टली कहा जाए तो जब वो गैस एक्सचेंज करेंगे. समझ आ गई. अच्छा, ये तो इनकी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो गैसेज एक्सचेंज इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसको इस्तेमाल करके इन्होंने एनर्जी की फॉर्मेशन करनी होती है. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी अगर मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन है ना इसको कहते हैं सांस लेना, ये गैसेज एक्सचेंज करना, ये ब्रीथिंग. ठीक है, अब ब्रीथिंग, सांस लेना, वेंटिलेशन, ये गैसेज एक्सचेंज, ये आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो बहुत जरूरी है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस नहीं लेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा. सो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना वो उनको परफॉर्म कर सकते हैं जब वो रेस्पिरेशन करवाते हैं. एक तो मैंने आपको बताया कि जिंदा ही रहते हैं वो, सांस के बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकते. तो जिंदा रहने के लिए
उनको गैसेज एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ वो गैसेज एक्सचेंज करवाने के बाद उसको यूज करके उन गैसेज को एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। वो एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें दो लेवल्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो किस्म की रेस्पिरेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ठीक है, और जो दूसरा लेवल होता है रेस्पिरेशन का दैट इज सेलुलर लेवल। अब जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल है ना, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब कि ये सिंपल रेस्पिरेशन होती है, मतलब ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, या वेंटिलेशन, मतलब कि सांस का अंदर बाहर जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या उसकी लेवल को हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी बोलते हैं। अच्छा, जो दूसरा लेवल है उसको हम सेलुलर लेवल बोलते हैं। इसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन पे बेसिकली हमारा चैप्टर बेस नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे मैम सेलुलर रेस्पिरेशन तो हमने बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर ली थी, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में हमने इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया था। उस चैप्टर में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस की थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, बहुत सारे टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन रिलेटेड डिस्कस की थी। तो अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें गैसेज एक्सचेंज, वो इस पे बेस करता है, हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे बेस करता है, ठीक है। सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 में बहुत डिटेल से डिस्कस करी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो समझ लें। अब ये डिफरेंस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये अपने सेल में उसको यूज करके एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, इसलिए भी जरूरी होता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करें तो आपको पता है कि गैसेज एक्सचेंज सिंपली क्या होता है कि इन्वायरमेंट से, मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गैसेज का बॉडी के अंदर जाना। तो इन्वायरमेंट और बॉडी, इन दोनों के दरमियान गैसेज का जो एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं कि गैसेज एक्सचेंज हो गया, या ब्रीथिंग हो गया, या इसको हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी बोलते हैं। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें आपको पता है कि जो सेल है ना, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीजन को क्यों यूटिलाइज करता है? ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन करती है ताकि जो ग्लूकोज है वो बन सके, और एटीपी जो है वो उसकी सिंथेसिस हो सके, और एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी होता है किसी भी सेल के लिए। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवानी होती है वो सेल ने एटीपी को यूज करके करवानी होती है। समझ आई? ये मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस करनी, इसको डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल का थर्ड डिफरेंस डिस्कस करें तो वो ये है कि जो ब्रीथिंग है ना, ये बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी ना तो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है और ना ही इस प्रोसेस से बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल इन्वायरमेंट और बॉडी के दरमियान गैसेज में एक्सचेंज होना होता है, ठीक है। इसमें ना कोई एनर्जी का तुक बनता है, ना हमें डिस्कस करना है कि एनर्जी बनती है जी, एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है, नहीं, इसमें हमने एनर्जी को डिस्कस ही नहीं करना। लेकिन अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इस रेस्पिरेशन में, या इस किस्म की रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को, क्योंकि इसमें एनर्जी तो बनना होता है। इसमें ग्लूकोज की क्या होनी होती है, ऑक्सीडेशन होनी होती है, और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होता है, आपको पता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है। लेकिन हम क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसमें ना एनर्जी यूज होती है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझ आ गई? सिंपल ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो हमने तमाम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट है हमारा गैस एक्सचेंज रिलेटेड, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एयर में रहते हैं, ठीक है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो क्या एडवांटेजेस है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो उनको क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है गैसेज एक्सचेंज रिलेटेड, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हवा में रहते हैं या जो एयर में रहते हैं, जो जिनकी सराउंडिंग में एयर मौजूद होती है, उनमें क्या जो है वो एक एयर फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंस का हामिल है, ये एडवांटेजेस भी देता है, ये डिसएडवांटेजेस देता है गैस एक्सचेंज रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ये कहानी मैंने आपको इतनी बता दी, लेकिन मैं आसान आपको कर देती हूँ। ये कि अगर हम इसकी बात करें ना, इनका कंपैरिजन बेसिकली हमें डिस्कस करना है ना, एयर जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके एनवायरनमेंट में एयर है, ठीक है, या जिनके सराउंडिंग में एयर है, या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सराउंडिंग में वाटर है, उनका डिफरेंस बेसिकली डिस्कस करना है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म फायदे में गैस एक्सचेंज रिलेटेड, ठीक है, किनको फायदा है। अच्छा, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ना, तो जो हवा में रहते हैं या जिनके सराउंडिंग में हवा मौजूद है, जैसा कि ह्यूमंस देख लें, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ठीक है, जो कि लैंड में रह रहे होते हैं, जिनकी सराउंडिंग में एयर होती है, वो जरा फायदेमंद रहते हैं, उनको गैस एक्सचेंज में बेनिफिट्स होते हैं, उनको एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं गैस एक्सचेंज रिलेटेड, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज एनिमल्स जो कि इक्वेटिक एनिमल्स माने जाते हैं, या जिनके सराउंडिंग में वाटर होते हैं, या जिन्होंने वाटर में रहते हुए गैसेज एक्सचेंज करनी होती है, ठीक है। क्यों?
क्यों? अब माइंड में बच्चों के सवाल आएगा, मैम क्यों 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 वो बेचारे दुखी हैं? दुखी नहीं है, उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ऐसा है कि हमने बेसिकली अब एक डिटेल डिस्कस करनी है कि क्या इनमें डिफरेंसेस है, तो उनमें पॉइंट से रिलेटेड हमने डिफरेंस डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें ना ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे या फिर ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से देखा जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भूले हुए तो मैं बता देती हूँ। ऐसा है कि ये होता है कि मूवमेंट ऑफ कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो सकता है, क्योंकि हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो हम आपका माइंड में आप ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कोई भी गैस ले सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, मतलब कि गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मतलब कि गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो कोई भी कंटेंट मूव करता है, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो बाहर वाली ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो वो बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बस समझ आ गई? मतलब ये गैसेस एक्सचेंज में हम डिफ्यूजन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हमने कहना है कि एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर। क्यों भाई? क्यों एयर जो है वो रेस्पिरेटरी मीडियम बेटर है देन वाटर? अब हम कुछ ना इसमें कंडीशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपने ये समझना है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस है ना ये एक्सचेंज होती है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या होता है? ब्लड आता है ना बेटा। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड में शामिल होती है, ठीक है। अच्छा जी, जो जिसकी वजह से हम कहते हैं ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, वो कंडीशन है। सो रेस्पिरेटरी गैसेस जो है उन्होंने बॉडी फ्लूइड में जाना होता है और फिर आउटसाइड में मीडियम क्या? अब यहाँ उन्होंने कंडीशन दे दी, या वो मीडियम वाटर हो सकता है या वो मीडियम एयर हो सकता है, ये दो मीडियम ही हो सकता है। उसके बाद हमने खुला तो भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि खुला में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खैर जॉब से पार्ट हमें डिस्कस करना है कि अगर हम रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में तो उनमें कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हमें या मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता। सिंपल डिफ्यूजन मैंने अभी बता दी, पूरी राम कहानी आपको मैंने डिटेल से बता दी कि डिफ्यूजन में होता क्या है। नेक्स्ट कह रहे फॉर दैट मैटर एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर जो है वो बेटर होता है। क्यों? अब हम आगे कंडीशन डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा क्यों 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 आपके माइंड में आ रहे होंगे, अब मैंने उस क्यों का आपको जवाब देना है। ऐसा है कि अगर हम एयर की बात करें ना, एयर में हम ज्यादा ऑक्सीजन को अपटेक कर सकते हैं, हम बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को हासिल कर सकते हैं एयर से एज कम्पेयर टू वाटर। समझ आ गई? तो ऑक्सीजन जो है वो हम मोर इजीली उसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम एयर एज कम्पेयर टू वाटर। रीजन भाई, रीजन नहीं समझ आई। रीजन ये है, सबसे पहले रीजन ये है, एयर हैज मोर ऑक्सीजन कंटेंट्स देन वाटर। समझ नहीं आई? ऐसा है कि हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या परसेंटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर में ऑक्सीजन कम होती है। नहीं समझ आई? मैं आपको बाकायदा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। नीचे आगे कह रहे हैं कि अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करें और 1 लीटर हम एयर की बात करें, अगर इन दोनों में कंपैरिजन देख लें, हमने कह दिया ना कि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू एयर। कैसे? हमने बाकायदा एग्जाम्पल से बात करनी, प्रूफ मैं आपको दे रही हूँ। प्रूफ ये है कि अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं और 1 लीटर हम पर लीटर अगर हम एयर लेते हैं और उस फ्रेश एयर में 200 ml ऑक्सीजन पाई जाती है, और अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करें उसमें जस्ट 10 ml, तो आप अंदाजा लगा लें कहाँ 10 ml और कहाँ 200 ml। ठीक हो गया? अच्छा जी, यही बात है। वो कह रहे हैं कि अगर हम एयर की बात करें तो उनमें ऑक्सीजन कंटेंट थोड़े मच हायर होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। हाँ, अगर उन दोनों का अगर हम वॉल्यूम भी सेम ले लें फिर भी हमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो एयर में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट रीजन ये है कि जो वाटर है वो डेंसर होता है देन एयर। अब डेंसिटी का या डेंसर होने का इसकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पे या गैसेस पे या गैसेस एक्सचेंज वाले प्रोसेस से क्या आप कह सकते हैं लिंक है। ऐसा है कि सेकेंडली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज 8,000 टाइम्स मोर क्विकली होती है एयर में देन वाटर। आप ये जो परसेंटेज है ना, ये जो अमाउंट है ना, ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट रिलेटेड माइंड में रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो पढ़ते जाओ। अभी आपको टेंशन लेने की कौन सा शॉर्ट है कौन सा नहीं, कौन सा आप भूल जाएंगे। आगे चलते हैं। ऐसा है कि कहते हैं कि
8000 टाइम जो है वो मोर ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एयर में क्विकली एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अच्छा, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, वेंटिलेशन भी ब्रीथिंग का प्रोसेस है, गैसेस एक्सचेंज कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इनमें डायरेक्टली जो है वो गैसेस एक्सचेंज देखने को हमें मिलती है, मतलब सिंपल गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर में वेंटिलेशन जो है वो मोर डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू वेंटिलेशन इन एयर। एयर में वेंटिलेशन थोड़ी ब्रीथिंग लेना या ब्रीथिंग करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो अगर हम बात करेंगे वाटर जो है वो 8000 टाइम्स मोर डेंसर होता है एज कम्पेयर टू एयर। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट हमने एक और रीजन डिस्कस करनी है, दैट इज द रीजन नंबर 3। सो इस स्लाइड में जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज वाटर इज मोर विस्कस। वाटर जो है वो एयर की निस्बत ज्यादा विस्कस होता है। याद रखना, जो मीडियम ज्यादा विस्कस होगा वो डिफिकल्ट होगा उतना ही गैसेज एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब हम परसेंटेज की बात कर लें, अगेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर हम वाटर की विस्कोसिटी की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी 50 टाइम्स ज्यादा होती है। ये वाटर इज मोर विस्कस, कितना विस्कस? 50 टाइम्स मोर विस्कस एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। यही वजह है कि हम कह सकते हैं क्योंकि विस्कस ज्यादा है वाटर, ठीक है, इसीलिए वहां डिफिकल्ट होती है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। लास्ट में मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितना बहुत में गाने उतना ही कम है, क्योंकि ये पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया ये है ही पूरे का पूरा शॉर्ट। एक इस चैप्टर का शॉर्ट मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आता है, हर पेपर में आता है, ये आप लिख लेंगे, मुफ्त के नंबर यहाँ पे, क्या याद रखेंगे, दुआएं देंगे मुझे, ठीक है। ऐसा है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ मेंशन किया। डिस्कस दैट एयर इज बेटर मीडियम फॉर गैसेज एक्सचेंज देन वाटर, ठीक है। मैंने आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर कर दी, आपके साथ इंटरेस्टिंग सी हेडिंग वाली कलरफुल स्लाइड भी शेयर कर दी। आपने यहाँ से पकड़ के ये ब्ला 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 सारे के सारे सेम एज इट इज मेरे नोट्स अगर पेपर पे लिख दिए हेडिंग्स के साथ, इसी तरह अगर आपने हाईलाइट कर दिए जो पॉइंट्स पेपर चेकर को चाहिए वो अगर आपने हाईलाइट करके उसके आगे पेश कर दिया, वो तो खुश हो के आपको नंबर देगा, ऐसे टिक करेगा, आप दुआएं नहीं देंगे। सो खुश रहे, बात रहे, यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल रिलेटेड अगर न्यू नोटिफिकेशन हो तो वो बर वक्त आपको पहुंच जाए। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।